अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हमने कवर ये सब करा है कि जितना भी फ़िज़िकल क्लास के न्यूमेरिकल्स थे उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें और एक मैच बॉक्स प्रॉब्लम की डेरिवेशन करिए और बाकी डेरिवेशंस हम चॉइस पे छोड़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है और जिसने पूरा साल नहीं भी पढ़ा मैं चाहता हूँ कि उसका कोर्स भी कवर हो जाए। सिर्फ इसी वजह से एक डेरिवेशन की जो कि ईजी थी, जो कि बिल्कुल बेहतरीन एक्सप्लेन की गई है, और जो भी बंदा ये वीडियो पूरी कवर करता है, जो भी ये पूरा देखता है और उसकी प्रैक्टिस करता है कि वो 10 में से 5 सवाल की जो चॉइस आती है उसको अटैम्प्ट कर लेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि बहुत देर हो गई अब कवर नहीं हो सकता, तो उनके लिए यही है कि इतनी भी देर नहीं हुई। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इतने ज़्यादा नहीं हैं, 5 सवाल हैं खाली। इनकी प्रैक्टिस की जा सकती है इस टाइम पे भी, और अभी भी मौका है कि कर सकता है कोई भी तैयारी। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सबसे पहले हमें सर ने फर्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई थी। तो स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन विद द एड्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। मतलब स्टैटिस्टिक्स ये एक चीज़ है कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं और उसके मुतालिक कंक्लूजन दे रहे हैं, और मैथ्स और कंप्यूटर का यूज़ करते हुए। इसलिए हमारी फील्ड में मैथ्स भी है और कंप्यूटर भी, हम SPSS और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंक्लूजन देने के लिए। उसके बाद इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी है कि मोस्ट एसेंशियल पर्पस इज़ टू डेवलप मेथड्स बाय विच इन्फ्लुएंस कैन बी मेड। मतलब हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें अपने डेटा के बेस पे, कि हम जैसे पॉपुलेशन होती है तो उससे हम इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके मुतालिक काम होता है। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इन्फ्लुएंस कैन बी मेड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अगर हमारा अपना ओपिनियन होगा तो उसको कोई भी रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की जब बात आएगी तो वो एक कैलकुलेशन पे होगा, वो हर कोई मानेगा और इन्फ्लुएंस हो जाएगा उससे। उसके बाद है कि एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर टेस्ट हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। एस्टिमेशन इसमें लगाए जाते हैं, हमने स्टैट्स में पढ़ा था जो पिछले साल की थी, टाइम सीरीज एनालिसिस और डिफरेंट चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स से सर ने कराया था। उसके बाद सर ने दूसरी डेफिनेशन बताई थी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ रैंडमनेस, द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द। मतलब प्रोबेबिलिटी की यहाँ जो डेफिनेशन लगी है, इससे बेहतर डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अकोरेंस ऑफ अ लाइकली इवेंट। मतलब किसी भी इवेंट के होने का कितना चांस है, कितना वो उसका लाइकलीहुड है, तो वो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आओ। ये एटोमस जो है ये समझ सही नहीं आया था और मैंने उसमें भी नहीं देखा एग्जाम में कहीं। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर ने दो चीज़ें बताई थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अब ये डायग्राम दे सबको समझ आ रही है कि देखो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों का जो सर्कल है या दोनों के जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग हैपन हो रहे हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो इवेंट है जिसमें आपस में लिंक्ड है। इसकी एग्जांपल इस तरह कि अगर किसी को एक जगह पे पहुंचना है और अगर वहाँ बस आएगी तभी वो पहुंचेगा, वरना वो नहीं पहुंच सकता। मतलब दो इवेंट्स आपस में लिंक्ड हैं कि बस आएगी तभी वो बंदा उस तक जगह तक पहुंचेगा। इसके बाद उसकी डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन ये ओन वर्ड में भी तुम लिख सकते हो कि जो नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो दूसरे इवेंट से डिफरेंट है, उसका कोई आपस में रिलेशन या लिंक नहीं है। और अगले पेज पर आओ। अब ये डेरिवेशन इसकी कराई थी सर ने। तो ये बीच में जो ब्लर सर्कल का सारे सर्कल बने हुए हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के, कि दोनों आपस में रिलेशन है उनका। अब इन्होंने सर ने करा ये है कि एक इवेंट को E1 लेट करा है, मतलब नाम दिया है, और दूसरे को E2 नाम दिया है। अब उस सर्कल के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो इंटरसेक्शन लिखी हुई है। मतलब दोनों, एक जो हमने पढ़ा था ना काफ़ी पहले, इंटरसेक्शन यूनियन, वही चीज़ यूज़ की गई है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है मैं बताता हूँ, E1 इंटरसेक्ट E2 डैश। अब सर ने जो लॉजिक बताई थी वो तो समझ नहीं आती, लेकिन मैंने अपनी एक लॉजिक बताई, सोची इस बारे में कि E2 के ऊपर डैश क्यों है। मतलब तुम लोग को शायद यहाँ क्लियर ना हो, फर्स्ट सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, E1 की। वहाँ पे लिखा हुआ है E1 इंटरसेक्ट E2 डैश। तो E1 जो है ना वो उसका ज़्यादा एरिया है, तो इसलिए E1 वैसे ही हमने लिखा है। इंटरसेक्ट E2 का बहुत मतलब एरिया बिल्कुल भी नहीं है, मतलब E2 की मौजूदगी नहीं है उस एरिया में, जो कि शेडेड के बाहर का और E1 का पूरा हिस्सा है। तो उसको हम इस तरीके से, मतलब एक तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ मौजूद है उसको हम पूरा लिखेंगे, जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर डैश करके लिख देंगे और इंटरसेक्शन का साइन। तो
सिमिलरली इसी तरह दूसरे वाले E2 में भी करा हुआ है, जो E2 सर्कल है उसके अंदर E1 के ऊपर डैश है, इंटरसेक्ट E2 पूरा। यहाँ तक क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक। उसके बाद नीचे ये तुम्हें डेरिवेशन जो नज़र आ रही है मैं बताता हूँ किस तरह है। देखो तुम्हारे दो सर्कल हैं, दोनों का यूनियन निकाल लें हम। लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी और E1 यूनियन E2। ठीक है, अब ये जो एक फॉर्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले में देखो किस तरीके से हम यूनियन निकाल लें। अगर इस फॉर्मूले को तुम समझ गए तो तुम्हारा आगे कुछ भी मसला नहीं होने वाला। समझना ऐसे कि देखो हमने हर सर्कल के अंदर जो लिखा था, क्या लिखा था E2 के अंदर हमने, E2 के अंदर हमने लिखा था E1 का डैश, E1 के ऊपर डैश इंटरसेक्ट E2। सही है, ये लिखा था हमने। और ये कौन सा एरिया था? जो कि सिर्फ E2 का है, मतलब शेडेड के बाहर जो सिर्फ E2 का एरिया है, ये वो एरिया जो हमने फॉर्मूले में नज़र आ रहा है तुम्हें ब्रैकेट के अंदर। और जो ब्रैकेट के बाहर है वो पूरा E1 है। ठीक है, तो हम इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो दोनों सर्कल का हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी। बात समझ आई? फिर से बताना जरा। बात समझो, देखो ऊपर जो सर्कल बने हुए, तुम अपने पास अगर कोई कॉपी रखी हुई है तुमने, उस पर बनाओ सर्कल। तो दोनों सर्कल को आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करो और बीच में एक शेडेड एरिया होगा तुम्हारा। ठीक है, जो कि दोनों सर्कल का पार्ट है, और एक सर्कल का नाम E1 है, दूसरे का E2 है। सही सही। अब E1 के अंदर जो लिखा हुआ है, जो ब्लर्स है, उसको तुम अपने पर लिख लो अगर चाहो। तुमने लिखना क्या है? E1 का पूरा एरिया मौजूद है, तुम्हें बात पता है, क्योंकि वो शेडेड के बाहर वाला एरिया है। तो वहां पर E1 लिखोगे खाली, इंटरसेक्ट E2 का डैश, क्योंकि E2 वहाँ मौजूद नहीं है। सही। इसी तरह E2 के अंदर भी तुमने यही चीज़ लिखनी है, मतलब अपोजिट हो जाएगा साइन। उधर E2 के अंदर E1 के ऊपर डैश आ जाएगा और E2 वैसे ही पूरा, और इंटरसेक्शन का साइन। ये डायग्राम में अंडरस्टैंड करनी है। अगर तुमने ये कर ली तुम 3 इवेंट्स का भी अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, ये डायग्राम अंडरस्टैंड हो गई? हाँ डायग्राम अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रही, बना के हो जाती है। एक बार बना ले कोई रफ कॉपी पे तो बिल्कुल क्लियर समझ आ जाता है। सही। अब उसके बाद हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी यूनियन की, E1 यूनियन E2। तो यूनियन की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि हमने ना ऊपर जो सर्कल बनाया उन सर्कल का हर एरिया को अलग वैल्यू दी हुई है। मतलब अगर हम पूरा E1 की बात करेंगे तो वो पूरा E1 है। सही। और E2 की बात करेंगे पूरा E2 है। लेकिन अगर हम यूनियन निकालेंगे तो हम इस तरह नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट E1 यूनियन E2, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इवेंट है जो कि दोनों में अकर करता है। तो हमने क्या करना है, E2 का वो एरिया लेना है जो कि सिर्फ E2 का पार्ट है, और E1 पूरा लेना है और उनका यूनियन लेना है। अब बात समझ आई? आगे सही है। उसके बाद हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी। प्रोबेबिलिटी E1 पे भी लगा दी, इंटरसेक्ट इस पे एक पे लगाई और एक दूसरे पे लगाई, और उन सब का ऐड कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका जो दूसरा मतलब दूसरी जो चीज़ है उस पर लगाई, तो हमारी दो चीज़ें निकल के आ गई। एट द एंड हुआ क्या हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 E2 इंटरसेक्ट। ये हमने माइनस क्यों करा है? क्योंकि इसलिए करा है क्योंकि ये एरिया दोनों का पार्ट था। मतलब अगर हम दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो हमें उस एरिया को निकालना पड़ेगा जो कि दोनों का पार्ट है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तुम समझ के करो या रट के करो, बात एक ही है। मैंने मतलब बता दिया कि क्या लॉजिक है। डायग्राम बनाना है बता दी, डायग्राम बना सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। अब 3 इवेंट का जो है ये कैसा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये जो नीचे आज से नीचे नजर आ रहा है ना, वो 3 इवेंट का है। 3 इवेंट में क्या है? तीन सर्कल होंगे, तीनों सर्कल का यूनियन लेना है। नीचे पेज पे डायग्राम बनी हुई है, जरा सा पेज नीचे करोगे 3 सर्कल की डायग्राम बनी है, तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब इसकी पिक्चर यहाँ पे शायद ब्लर है, तो तुम अपने रजिस्टर पे बना लो अभी इस टाइम पे। 3 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट, एक और हर एक का एरिया एक दूसरे से लिंक्ड हो रहा है कुछ एरिया। सही है। अब इसमें भी तुमने, इसमें ना मैं तुम्हें पुराना जो सर्कल बताया उसकी लॉजिक लगेगी। हर 3 सर्कल हैं, तीनों को E1 E2 E3 बोलोगे। ठीक है, E1 का एक एरिया ऐसा होगा जिसमें E1 में किसी दूसरे का हक नहीं होगा, वो सिर्फ E1 का होगा। तो उधर तुम क्या करोगे? उधर E1 इंटरसेक्ट बाकी जो दूसरे सर्कल हैं उनके ऊपर डैश डैश करके लिखोगे, इंटरसेक्ट दूसरे वाले पे डैश, मतलब E1 इंटरसेक्ट E2 डैश इंटरसेक्ट E3 डैश, जिस तरह पिछले वाले सर्कल की मैंने बात करी। सही है। इस तरह ये जो पूरा तुम्हारा है ये तुम खुद क्रिएट कर सकते हो।
तुम्हें लॉजिक पता बता दी मैंने कि जहाँ पे जो एरिया दूसरा एरिया मौजूद नहीं है, दूसरे सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे डैश आएगा उसका नाम के साथ। और सही हर तरफ इंटरसेक्शन का ही साइन लगेगा इस पूरे सर्कल के अंदर, हर एक एरिया में। सही हो गया। सही है। उसके बाद तुम्हें नीचे दिखाया हुआ है कि E1 क्या है, E1 E2 क्या है, E3 क्या है। अब E1 के अंदर जितने भी टोटल एरियाज हमने अलग अलग ऐसे निकाले हैं, इंटरसेक्शन पार्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या इसमें कह क्या रहे हो? लिखा हुआ है इंटरसेक्शन? हाँ, ये यही बीच चीज में है। जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है? ये जो बीच में सबसे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसके अंदर ये कि हाँ किसी के ऊपर भी डैश नहीं आएगा, क्योंकि ये सबका एरिया बराबर है। इस पे मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, कोई रूलर नहीं है, एक तरीके से सब बराबर है। जो एरिया सबसे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे डायरेक्ट इंटरसेक्शन का साइन आएगा। ये पेंसिल से लिखा हुआ है इसलिए तुम लोग को क्लियर नहीं, इसलिए मैं रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि अभी 5 मिनट ज़्यादा लग जाए मसला नहीं, लेकिन एक बार बना लो। अबे डैश तो डालो। यहाँ शायद डैश ये तो हल्का सा डैश लगा हो, लगेगा इनके मिस्टेक ऊपर। होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो एरिया सबका इक्वली है तो वहाँ पे कहीं पे डैश नहीं आएगा, सिर्फ इंटरसेक्शन होगी तीनों की। सही 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 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद नीचे E1 का एरिया E1 लिखा हुआ है। E1 इक्वल टू क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है। ये कैसे लिखा? जितने भी हमारे एरिया थे उन एरिया को आपस में यूनियन कर दिया, मतलब हर उसमें बंद रहते ना डिफरेंट डिफरेंट। हम्म। समझ रहे हो बात? ओए ओए, तो वो इवन डैश भी इवन 3 दफा कैसे बन रहा है भाई? क्या कह रहे हो? मैं इवन बताता तीन हूँ, दफा देखो कैसे बन रहा है मेरी इवन? बात सुनो। E1 का वो एरिया जो कि सिर्फ E1 का है, जो कि किसी का नहीं है, उसके अंदर क्या होगा, दोनों इवन दूसरे वालों पे डैश इंटरसेक्शन। डैश आएगा, तो इसलिए E1 इक्वल टू पहली चीज वो लिखी हुई है। सही है। सही उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज वो एरिया जो कि E1 और E2 ने आपस में इंटरसेक्ट करा, जो कि एक बड़ा एरिया है। सही। अब हम उसको सिर्फ इस टर्म में देख रहे हैं कि E1 और E2 का आपस में क्या रिलेशन है। E3 को हम उस टाइम कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए हमने E1 और E2 का इंटरसेक्शन लिखा। उसके बाद जो मिडिल का एरिया, जो कि सेंटर का एरिया E1 और E2 के दरमियान का एरिया, उसमें इस टाइम पे हमने ये नहीं देखा कि E3 का भी पार्ट है। हमने देखा कि भाई E1 और E2 का आपस में इंटरसेक्शन वाला एरिया वो बड़ा एरिया है, सही इसलिए हमने E1 इक्वल टू पहला तो E1 का जो सबसे बड़ा एरिया वो लिखा, उसके बाद E1 और E2 का जो आपस का इंटरसेक्शन वाला एरिया वो लिखा, सही। और उसके बाद जो एरिया बचा वो लिखा। वो कौन सा बचा? जो कि E3 और E1 का पार्ट है। समझ आई बात? E3 और E1 का पार्ट कौन सा एरिया है? ये E3 और वाला वाला। हाँ, जो वो बाकी भेजा। इसी तरह तुम्हारा इसी तरह ना, मैं बोल रहा हूँ कि बाकियों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह तुमने सारे बनाने हैं। ठीक है। और किसी जगह पे तुम्हें अगर कोई चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेना, लेकिन ये जो मैंने स्टेप तुम्हें शुरू के बताएं ये मेन है, क्योंकि तुम इसी की बेस पे डायग्राम बनाओगे, इसी की बेस पे तुम E1 E2 बताओगे, फिर आगे इंटरसेक्शन जो कुछ भी हुआ वो तुम देखते साथ समझ जाओगे। मतलब बेसिक मैंने बता दी तुम लोग को, इसलिए अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। ये जो आगे डेरिवेशन है मेमोराइज करने की है, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बता दिया। ये चीज़ किसी को भी मतलब उस तरीके से नहीं है, ये हमने मेमोराइज ही करनी है। सही है। आगे की डेरिवेशन अगर हमसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिफरेंस बिटवीन दीस इवेंट, और उसके बाद हमसे बोल दिया गया कि 3 इवेंट्स का बना के दिखाओ डायग्राम के साथ और 2 इवेंट्स का बना के दिखाओ, तो हमने पूरी डेरिवेशन करनी होगी पेपर में, और ये फिजिकल क्लास का काम है। ये वाली डेफिनेशन पूरी करनी होगी। हाँ, यहाँ तक डेरिवेशन पूरी करनी है। अरे कहाँ से शुरू है ये? इफ E1 E2 से। सही है। E1 E2 से शुरू है ना ये? प्रोबेबिलिटी स्पेस से। क्या कह रहे हो? प्रोबेबिलिटी स्पेस से शुरू हुआ ना डेरिवेशन? ये हाँ, ये इसी का लिंक्ड है ना सारा, जो है प्रोबेबिलिटी एंड में निकाली है इस तरीके से। बहुत सारे लोगों हाँ से ये बात हाँ हुई थी, वो बोलते हैं कि ना यार हर चीज़ ना आपको समझ नहीं आएगी, बस आप ना स्टार्ट समझ लो कि स्टार्ट डायग्राम का कैसा है और E1 E2 की वैल्यू कैसे निकाली। सही। अब आगे आ जाओ सैम्पलिंग के ऊपर। सैम्पलिंग में देखो दो किस्म की सैम्पलिंग का पूरा चार्ट बना हुआ है। मेन हमारी 2 टाइप्स हैं, एक रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट।
मतलब रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे 9 बॉल्स पड़ी हैं एक बॉक्स के अंदर, हमने एक बॉल निकाली और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/9 आएगी। लेकिन उसके बाद हम वो बॉल वापस डाल देंगे और फिर अगली बॉल निकालेंगे, तो इस तरह हर बॉल की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में हर बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग आएगी, क्योंकि हम वो बॉल वापस नहीं डालेंगे। एक बार बॉल निकाली तो फिर अगली 8 बॉलें बची, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। समझ आई बात? अब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की भी 2 टाइप्स अंदर लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। मतलब सही। अब देखो, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में इस तरह होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं। मतलब ये कि अगर हम बॉल की बात करें तो सारी बॉलें एक जैसी होंगी, तो फिर वो कौन सी सैम्पलिंग होगी, और मतलब उसके अंदर हमारा अनडिस्टिंग्विशेबल होगा, किसी को हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट हमारा एक होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हमें ये बोल दिया कि रेड बॉल इतनी है, ग्रीन बॉल इतनी है, तो फिर हर बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी अलग आएगी। तो ये सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसका कोई सवाल नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि अगर सही। सवाल आ गया कि बॉल्स के मुतालिक या कुछ भी ऐसा पूछ ले तो उस लिहाज से ये टॉपिक है। इसके बाद आगे आ जाओ। सही। उसके बाद इवेंट्स है। देखो इवेंट्स में ये होता है कि हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो देखो नीचे जो हमने एनआर लिखा हुआ है। एक बात सुनो, हाँ एक बात सुनो। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी डेफिनेशन थे इनको डेफिनेशन को कवर करके और डायरेक्ट जो जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो उनको थोड़ा सा कवर करवाते इन लोगों ताकि तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनकी बात हाँ डेफिनेशन रीड करके और थोड़ा समझा के जो और बात आगे चलो। हाँ, ये डेफिनेशन ही तो मैं बता रहा हूँ यार स्टार्ट से। अभी स्टैट्स की बताई, प्रोबेबिलिटी की बताई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताई, ऑर्डर सैंपल, और ये जो सारा काम है ये डेफिनेशन ही तो है। इसके अलावा एक सवाल आ सकता था, उसके बारे में बता दिए कि वो हमें डेरिवेशन ड्राइव करने को बोलते हैं अगर। सही। अब ये इवेंट्स क्या है, इवेंट्स में देखो फॉर्मूला हमारा क्या है। इवेंट्स में जो लिखा हुआ है नीचे एनआर लिखा हुआ है, एनआर हमारा टोटल इवेंट्स होता है। ये आगे जब हम सवाल देंगे उसमें तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। और उसके ऊपर एंटी हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो मैंने वही बताया था ना कि हमने अगर एक बॉल निकाली बॉल 1, तो अगर टोटल 9 बॉल्स हैं तो 1/9 होगी। तो इसी तरह हमारा जो एक इवेंट है जो हमने निकाला, उसको हम हमेशा डिवाइड करते हैं टोटल इवेंट से, तो हमारे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। आगे आ जाओ। और आगे हाँ और आगे आ जाओ, ये टॉपिक हमने नहीं करना है, स्किप करना ही है। सब अभी है। बात कर रहा है। आगे और आ जाओ। हाँ हैंड रेजिंग प्रॉब्लम है। देखो अबे बस हैंड रेजिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तकरीबन 6 पेज की है। तो यार मैं मेरे तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं चॉइस पे छोड़ूंगा कि 10 में से ना 5 करने होते हैं, तो ये मैंने नहीं करी। बाकी जो लोग रट्टा मार सकते हैं वो कर लें, तो इसको भी स्किप कर रहा हूँ मैं। ये 6 पेज की याद नहीं हो मैं भी सकती इतने आराम से। आगे आ जाओ। अच्छा तो बात बताओ, ये 6 पेजेस पूरे पूरे याद करने हैं? यार हाँ, वो लोग तो मोबाइल से करते हैं जैसे भी करते हैं, लेकिन मना में याद नहीं हो सकता। स्क्रीन शॉट रख ले अच्छे। हाँ लोग मोबाइल से कर लेते हैं या फर्रे बनाते हैं, लेकिन याद नहीं हो सकती, है बहुत बड़ी है। अबे तो पीडीएफ है तो स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले? छाप के ये देगा। मैं तो बोलता हूँ भाई छाप के भी ना दो, इससे बेहतर है छोटा सा वाला टाइम कर लो। पागल है क्या? मैं छापूंगा अगर मिल गया मौका तो। मौका मिला तो मैं अबे भी टाइम छापूंगा। टाइम बर्बाद। आगे चलो, टाइम बर्बाद है, पेपर में भी 6 पेज क्या लिखते रहोगे? मैं लिख लूंगा अगर छापने का मौका मिला तो। ठीक सवाल है। तो पहले ये पैदा होता है 10 में से 5 आ तो जाए सवाल करने को। ये वेटिंग टाइम वाला सवाल है, ये भी उसी तरह बर्थडे प्रॉब्लम की मजीद एक्सप्लेनेशन थी, तो ये भी स्किप करना है क्योंकि ये उसी से लिंक्ड है। उसके अंदर भी हमें वेट करना था कि हमारा नाम कब कॉल होगा, वही चीज़ है। तो रजिस्टर तो खत्म हो गया तकरीबन आ गया। ठीक है। ये मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी भी चीज़ें ऐसी हैं। चल आगे एक रहे हैं। सवाल आ रहा है, वो करना है। कहाँ पर हम? पीछे आओ, पीछे इससे ऊपर वाला पेज है। हाँ ये सवाल है ना, ये सवाल कर रहे हैं। ये रहा यार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। हाँ ये यार, ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है। सही। सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
बर्थडे ऑफ 12 पीपल विल फॉल इन 12 डिफरेंट मंथ्स। तो इसमें पहला बिल्कुल सिंपल है यार, देखो हमारे टोटल इवेंट्स क्या हैं, ये बात मैंने बताई थी कि टोटल क्या होता है, हमें सबसे पहले टोटल निकालना होता है। जिस तरह अगर हमारी बॉल 9 थी तो हमारा वो टोटल 9 था। इधर टोटल हमारे 12 लोग हैं, 12 मंथ हैं, तो पावर लगा दोगे 12 पे 12 पावर। कोई भी इस तरह का सवाल आए तो तुमने सबसे पहले टोटल इवेंट निकालने, तो वो हमने रेसिप्रोकल में आते हैं, डिवीजन में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऊपर परमिटेशन लगानी है 12p12। तो ये सवाल सिंपल हो गया। उसके बाद ये कि अगर 6 मंथ्स होते तो 12 की पावर 6 हो जाती। हाँ 6 मंथ्स हो गया तो फिर हमारा 12 की पावर 6 हो गई। हमने हमारा हमेशा टारगेट ये है कि भाई पहले टोटल इवेंट्स हमें पता होने चाहिए, या उसको दूसरे टर्म में बोलोगे फेवरेबल इवेंट्स, कि कुछ भी हो सकता है, तो उसका हमने सबसे पहले कौन सा पता फेवरेबल इवेंट्स, या जो भी हमारा टोटल इवेंट्स बोल दो उनको, जो कि टोटल होते सही हैं। हो गया। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि पावर में कौन सी वैल्यू लिखनी है और नीचे कौन सी? देखो पावर में पीपल आएंगे, ठीक है, मन तो पता है 12 ही होते हैं वो। सही है। इधर देखो 6 पीपल जो हो गए। कांस्टेंट नहीं है वो पावर में आ जाएगी। तो उसके बाद अगले ओके। अगले सवाल में ये है कि 6 पीपल विल फॉल एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। इसको यार सर ने पूरा आगे सॉल्व नहीं करवाया, लेकिन इसके अंदर ये है कि पीपल 6 है, तो हमारा जो 2 इसमें ना ये है कि 12 की पावर 6 और फिर परम्यूटेशन 2 है। समझ रहे हो बात? ये इधर उन्होंने क्या साइन डाला है ये चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन सब सॉल्व इस तरीके से होगा कि 12 जो है वो हमारे मंथ है, उनकी परम्यूटेशन उसकी पावर 6 और परम्यूटेशन हमारे जो 2 मतलब कैलेंडर मंथ निकाल लें। अब अगले सवाल पर आ जाओ। अबे समझ ही नहीं आया कुछ वाला। मेरे भी नहीं आया भाई। ये आखिरी वाला पार्ट बी। पार्ट ए भी थोड़ा समझ नहीं में ये आया कि कोएफिशिएंट और पावर वाला सिस्टम। यार देखो रेसिप्रोकल में मैंने बोला टोटल इवेंट्स आएंगे, टोटल इवेंट्स हमारे कितने 12 लोग 12 महीने, सही तो पावर आ जाती है। अगर हमें टोटल इवेंट जब भी निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है NR, N की पावर R। सही तो हमने टोटल इवेंट निकाल लिए। अब अगर हो गया। हमसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि जैसे जो पहला है कि बर्थडे ऑफ द 12 पीपल फॉल इन 12 डिफरेंट मंथ, तो इसमें परमिटेशन आती है। परमिटेशन वाला फॉर्मूला लगता है कि डिफरेंट की बात की जा रही है, कम्बिनेशन नहीं लगता इसमें। उसके बाद नीचे वाला जो है उसके अंदर हमारा जो टोटल है, टोटल इवेंट्स हैं, उसमें पावर 6 आ गई। क्यों आ गई? कि पीपल कम हो गए। अब हमारे पहले पीपल 12 थे तो 6 हो गए, तो फिर से पावर 6 हो गई। सही। सही और ऊपर जो है हमारी जो परमिटेशन लगेगी वो लगेगी 12 की पावर 16 का परमिटेशन बाय 2, क्योंकि 2 मंथ्स की बात हो रही है। 12 की पावर 6 की परमिटेशन 2। ठीक है, अगले पर आ जाओ। ये फ्रिलिंग प्रॉब्लम है, फ्रिलिंग फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना है, NPR की डिवाइडेड बाय N की पावर R। तो हमें नंबर दिया हुआ है, जो भी इधर लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी PR दैट इन अ सैंपल ऑफ R सैंपल डिजिट्स। देखो डिजिट्स हमेशा कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। तो हमारा N क्या हो गया? 10 हो गया। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ P10। तो हमें जो P है, P की जगह R लिखा हुआ है उसकी जगह हम 10 कर देंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है P10। और हमारा जो N है, N कितने? N भी 10 है, क्योंकि डिजिट की बात हो रही है, हमें ये बात जज करनी है कि डिजिट बोला जा रहा है। अगर अल्फ़ाबेट होते तो 26 आया था। सही है। और डिजिट हमारे 10 है, और तो टोटल इवेंट हमारे कितने हो गए? 10 की पावर 10। डिजिट भी 10 और P10 हमने निकालना है, तो टोटल हमारे 10 हो गए। उसके बाद ये आगे सिंप्लीफिकेशन है। सही है, आगे आ जाओ। है हो गया सवाल। यार सिंपल फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले में तुमने जज करना है कि डिजिट हमें बोला है तो डिजिट 10 होता है, और P10 मांगा गया, तो हमारा जो दूसरा R है
पी आर एक वेरिएबल एक तरीके से नाम होता है ना फॉर्मूले का, पी आर, तो वो आर की वैल्यू भी हमें 10 दी हुई है, तो इस वजह से हमने उसे फॉर्मूले में पुट करनी है। सही सही आतिफ मियां। आगे आ जाओ। अच्छा जो नीचे 2 पाए स्क्वायर रूट यार ये यार ये चीज़ मुझे नहीं पता, ये स्ट्रिलिंग फार्मूला की कोई इसके लिए हमें फेलर बुक खोलनी पड़ेगी, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल होगी, लेकिन फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ मैं। आगे सिम्प्लीफिकेशन जिस तरह हुई है वो हमें देखनी पड़ेगी आगे। ठीक है, अब यार हाइपर ज्योमेट्रिक है ना, ये शुरू में हाइपर ज्योमेट्रिक का इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो काम कर नहीं, लेकिन नीचे हो तो वहाँ एक फिश प्रॉब्लम है जो कि हमारे असाइनमेंट में आ गई थी। नीचे आओ। हाँ, ये फिश प्रॉब्लम है यार। इस फिश प्रॉब्लम को मैं ना शुरू का वही इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो डेरिवेशन है वो तो मेमोराइज करनी पड़ती है, तो इंट्रोडक्शन में बताता हूँ क्या है। इसके अंदर ये कि हमने सपोज करना है, सपोज अ लेक कंटेनिंग एन फिशेस, एन फिशेस आर कॉच द फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर कलरिंग द रेड स्पॉट ऑन ईच फिश वी थ्रो। ये कौन सी सैम्पलिंग है, इधर सैम्पलिंग वाली चीज़ ही हो रही है जो मैंने बताई थी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, तो ये विद रिप्लेसमेंट है। लेकिन अब ये कौन सी सैम्पलिंग है, डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि हम इसमें रेड कलर कर देंगे और फिर वहाँ पे हम लेक में वापस भेजेंगे। उसके बाद बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ फिश इन द लेक दैट कंटेन रेड फिशेस विदाउट द रेड स्पॉट। मतलब ये डायग्राम देखो तुम कि हमारी जो टोटल फिशेस हैं वो है, टोटल हमारी जो है वो एन फिश की भी ना डिस्टिंग्विश हुई हुई है, मतलब कि जो हमने कलर करा हुआ है जिन फिश को वो हमारी के फिश पे कलर किया हुआ। मतलब यार जो तुम्हें ऊपर वर्डिंग नज़र आ रही है ना, इस वर्डिंग में बोला गया है कि हमने फिश पकड़नी है। टोटल जो है ना एक लेक है, उस लेक में एन फिशेस हैं, ये पूरा एक तरीके से लेक है, पूरा रेक्टेंगल बोलो, तो इसके अंदर एन फिशेस हैं। हमने फिशेस पकड़ी और हमने उन पर रेड स्पॉट लगा के वापस छोड़ दिया, और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि जब हम दोबारा मतलब फ़िश पकड़ेंगे, मतलब जब हमने फ़िश पकड़ ली तो उसके बाद लेक के अंदर N1 फिशेस रह गई, जो इस वजह से N1 एक सेपरेट करा हुआ है। लेकिन जब हमने पूरी फेंकी फिशेस, ठीक है, तो वो फिशेस कौन सी थी, वो के फिशेस थी जो हमने फेंकी। लेकिन दूसरे साइड पे तो मैं N-1 इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि N टोटल फिश हैं और उनके अंदर से 1 माइनस की मतलब वाली फ़िश माइनस की गई जो कि हमने पकड़ ली थी। आतिफ एक बात बताओ, हाँ, इसका पेपर रिपीट होता है? पेपर हाँ रिपीट होता है यार, पास पेपर ही आते हैं। इसका क्या सीन है, इस दफा ही पास पेपर का सीन है? हाँ, इनके पेपर में तो चॉइस भी अच्छी खासी है, तो अगर हम कोई एक टॉपिक छोड़ भी दें तो इशू नहीं है। अरे हमारे में जो इशू है ना, हमारे तो सारे टॉपिक छूटे हुए ना अभी तक। अभी तो यार तकरीबन डेफिनेशंस कवर हो गई और एक दो के करीब न्यूमेरिकल तुम लोग की हो गए, मतलब इनमें हो से गया। एटलीस्ट 2 सवाल तो तुम लोग के हो गए 10 में से। ठीक, आगे आ जाओ। देख ले आते, झूठी तसल्ली तो नहीं है। ये यार ये से मैंने वर्डिंग बताई थी ताकि तुम जब अगर कोई याद करना चाह रहे डेरिवेशन इतनी बड़ी तो उसको मुश्किल ना हो कि यार हुआ क्या है इसमें, वो मैंने बताया। बाकी डेरिवेशन का तो रट्टा ही होता है। ये वाली डेरिवेशन है। हाँ, ये भी डेरिवेशन है लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो बर्थडे वाली थी। आतिफ जरा फिर से सोचना। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को शायद गिच पिच काम नजर है, लेकिन सर ने इसकी ना नोट्स भेजे थे, यूनिवर्सिटी के अंदर ही दिए थे, तो वहाँ से अगर किसी के पास हैं तो वो शेयर कर देंगे पिक्चर खींच के, वहाँ पे बेहतर समझ आ जाएगा। आतिफ ये याद करनी है। हाँ यार, ये सब याद करना है, इसलिए लोग बोलते हैं कि फर्रे बनाओ। आगे आ जाओ। फुर्सत से तुम जो है ना फूल लगा रहे हो।
ये भी छोड़ दो यार, ये सवाल पेपर में नहीं आता, पास पेपर का नहीं है। पास पेपर के सवाल करते हैं, वही पेपर आता है तो हो जाएगा अच्छा खासा। हाँ ये पास पेपर का सवाल है। तो देखो इसके अंदर ये बताया गया कि एक लिफ्ट है जो कि स्टार्ट हुई है 7 पैसेंजर के साथ और स्टॉप हो रही है 10 डिफरेंट फ्लोर्स पे। तो सबसे पहले तुम सैंपल स्पेस निकाल लोगे। तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है कि तुम्हारे फ्लोर कितने 10 है और पैसेंजर कितने 7 है, ये नीचे तुम्हें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला तुम्हारा काम सैंपल स्पेस का है। उसके बाद तुम्हारा जो है वो है, तुम्हें एक सिंबल दिया हुआ है, देख रहे हो 3-2-2, मतलब ये है कि 3 अलग फ्लोर इकट्ठा उतरे, फिर 2 बाद में एक फ्लोर पे उतरे और फिर 2 अलग बाद में उतरे। सही। तो इसमें ना ये हाइपर ज्योमेट्रिक का केस है एक तरीके से। तो तुमने सबसे पहले जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये नीचे तो तुम्हें पता है, मैंने बताया था कि डिवाइड हमने टोटल करना होता है जो भी हमारा सैंपल है। ठीक है, जो तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस है वो नीचे डिवाइड हुआ है। और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर देखो पहले ब्रैकेट में 7 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि हमारे 7 पैसेंजर हैं, और नीचे हर एक पे डिफरेंट फैक्टोरियल इसलिए लगा हुआ है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो सवाल में हमें दिया हुआ है कि हर एक डिफरेंट फ्लोर पे उतरा है। तो पहला तो तुम्हारा बिल्कुल सिंपल है, सवाल देख के तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। फिर जो आगे 10 है ना, वो 10 फ्लोर को रिप्रेजेंट करता है और 3 पैसेंजर जो हैं वो उतरे। तो उसके बाद 3 फ्लोर पे उतरे, वो 3 डिफरेंट फ्लोर पे 3 पैसेंजर उतरे, तो तुम्हारा 7 फ्लोर बचे, तो इसलिए 7 फैक्टोरियल और उसके बाद 2 और 1 करके इस तरीके से। तो इसके अगले वालों में भी इसी तरह की लॉजिक है। मतलब करना क्या है, सैंपल स्पेस जो तुम्हारा टोटल है वो हमेशा डिवाइड में आएगा, और जो भी तुम्हें दिया हुआ है जैसे 3,2,2 दिया हुआ है, इस तरह कुछ भी दिया होता तो वो तुमने जितने तुम्हारे पैसेंजर हैं उनका फैक्टोरियल और फिर नीचे डिवाइड करके हर एक का अलग अलग फैक्टोरियल लगाने, और फिर रिस्पेक्टिवली दूसरी साइड पे फ्लोर को तुमने मतलब फ्लोर के लिए फॉर्मूला बनाना है। अच्छा एक जरा ये 7 3 पे उतर गए तो पीछे 7 फ्लोर बचे, फिर 2 फ्लोर पे उतरे करके तो 8 फ्लोर बचे हैं, सही ना? तो 2 कैसे बचा? कहाँ पर? इधर की बात कर यहाँ रहे हो? पर। देखो हाँ तीन तीन लोग 3 डिफरेंट फ्लोर पे उतरे, 7 फ्लोर बचे। ठीक है, उसके बाद बचा। 2 लोग उतरे डिफरेंट फ्लोर पे। तो हमने ना फिर ये देखना होता है कि हम एक बार 7 लिख चुके हैं तो बकिया में से हमने लिखना है। फिर मतलब समझो बात कि 10 से ज़्यादा हम नीचे भी नहीं लिख सकते। जैसे 7 आ गए तो उसके बाद 2 और 1 ही आना है। मतलब अगर हम यहाँ पे दोबारा बड़ा नंबर लिखेंगे तो वो फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब ये एक फॉर्मूला ही है, अच्छा लेकिन हमें एक लॉजिक के ज़रिए सर ने ईजी तरीके से बताया कि यूँ कर दो। तो और दूसरी बात, सवाल भी इनका तकरीबन सेम ही रिपीट होता है, तो मसला नहीं है, मेमोराइज कर लो अगर किसी को इतना मसला है। मैंने सिर्फ लॉजिक बताई है। सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर ये 7 फैक्टोरियल है अपॉन 7 फैक्टोरियल है, फिर ये 10 कहाँ से आया? अच्छा 10 तो सही सही। कर रहा हूँ। हाँ ये करना है, देखो a closures contain a pair of shoes. If 2 are shoes are chosen at random with 2 are smaller than n, what is the probability? No complete pair. देखो इसमें भी वही चीज़ है, हमारा जो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है वो हमें पता करना है। सैंपल स्पेस यहाँ किसके ज़रिए पता किया गया है? कम्बिनेशन के ज़रिए पता किया गया है। ऐसे है कि देखो जो हमारे शूज़ हैं वो 2 आ रहे हैं और एन पेयर्स होते हैं, लिखा हुआ एन पेयर अगर हमने करने चूज़, लेकिन शूज़ हमेशा 2 होते हैं, इस वजह से यहाँ 2 आए हैं। तो हमारे जो टोटल क्या कहते हैं सैंपल स्पेस है वो हमने एन लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, 2n का कम्बिनेशन 2r के साथ। और फिर आगे जब हमसे पूछा गया कि नो कंप्लीट पेयर, तो इसमें हमने रेसिप्रोकल में वही सैंपल स्पेस लिखा है। अब ऊपर की जहाँ तक बात है तो ऊपर हमने करा इस तरह कि देखो सबसे पहले n जो है वो 0 करा है हमने। क्यों करा है? क्योंकि एक कंप्लीट पेयर नहीं है ये, हमें बोला गया कि कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं उठाया जाए। मतलब शूज़ तो उठाए जाएंगे
लेकिन आपस में पेयर नहीं है, जिसकी वजह से हमने पहला 0 लिया है। उसके बाद n और 2r, 2r क्यों हमने लिखा, क्योंकि लिखा हुआ है कि 2r शूज़ उठाए गए, लेकिन वो आपस में कंप्लीट पेयर नहीं है। तो मतलब एक बार हमने 0 लिया क्योंकि वो हमने मतलब हमारा शूज़ के 2 हिस्से होते हैं ना, लेफ़्ट और राइट, तो एक हमारा हमने नहीं लिया, दूसरे के हमने 2 उठा लिए और कम्बिनेशन। उसके बाद ये जो 2 की पावर 2r है, ये एक फार्मूला है एक तरीके से, मतलब एक फार्मूले का पार्ट है, हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला है ये। तो सवाल तो सर यही रिपीटेड देते हैं, तो लॉजिकली मैंने बता दी कि हमने सैम्पल स्पेस डिवाइड करना है, और पहला हमारा क्योंकि नो कंप्लीट पेयर है इसलिए 0 है, और बाकी वो फार्मूले का ही है। सही। अब दूसरे पार्ट को देखो, उसमें लिखा हुआ है 1 कंप्लीट पेयर, तो वहाँ पे क्या चेंज आया, 1 आ गया, 1 आ गया, और जो उधर दूसरा n-1 हुआ और 2r-1 हुआ, वो क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि जब हमने कंप्लीट पेयर उठाया तो किसी कोई और दूसरी चीज़ जो कि हमारे लिए नहीं लेनी थी वो हम नहीं लेंगे। मतलब पहली बारी में हमने कंप्लीट पेयर नहीं उठाया था, तो इसलिए हमारा n जो था वो 0 के साथ बना था, लेकिन उसके साथ दूसरे के हमने 2 पार्ट उठाए थे, क्योंकि कोई भी उठा दिया हमने, लेकिन इधर उसमें से माइनस कर दी क्योंकि हमने इस बार एक कंप्लीट पेयर उठाया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। उधर पावर के अंदर भी हमने 2r वैसी, लेकिन -2 इसलिए करा क्योंकि शूज़ के हमेशा 2 पेयर मतलब 2 होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, इस वजह से। और उसके बाद एग्जैक्टली 2 कंप्लीट पेयर में हमने क्या करा, n के साथ 2 का कम्बिनेशन करा दिया और उधर 2 माइनस करा दिया 1 की जगह, और उधर जो 2 था इधर 4 कर दी, क्योंकि अगर हम 2 पेयर उठाएंगे तो उसके 4 जूते होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, और सवाल यही आता है, अगर लॉजिक किसी को नहीं आ रही तो वो सवाल ही सही मतलब प्रैक्टिस करके याद कर ले। ठीक है, ये पास पेपर का सवाल है। ठीक है, आप ये अगला सवाल है। सही, ये सर ने क्लास में समझाया था कि एक फैमिली है, उसमें 4 लड़कियां हैं और बर्तन धो रहे हैं, वॉशिंग डिशेस, और उसमें से ब्रेक एक किसी से टूट गया। 3 वर कॉस्ड बाय द यंगर सिस्टर, और मतलब एक उससे टूटा जो कि सबसे छोटी थी और जिसको क्लमसी कहने लग गए। अब ये कहा जा रहा है कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जिस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो देखो, हमने सैंपल स्पेस निकालना होता है हमेशा, ये बात मैं हर सवाल में बता रहा हूँ। सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, लड़कियाँ 4 हैं और ब्रेकेज कितनी हुई, 4 हुई हैं, तो हमने 4 की पावर 4 कर दी, तो हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब इस सवाल में बोला गया है कि 3 ब्रेकेज जो है वो सबसे छोटी लड़की से हुई हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक फॉर्मूला लगाया कम्बिनेशन का, इस तरीके से। देखो, 3 एक से हुई ब्रेकेज, ठीक है, 3 ब्रेकेज एक लड़की से हुई, तो 3c1 लगा दिया। ठीक है, 3c1, ये जो 3-1 लिखा हुआ है ब्रैकेट में कम्बिनेशन है, सही है। और उसके बाद 4c3 लगा दिया, बाकी जो मतलब 4 लड़कियां, उन 4 में से कोई सी 3 मतलब 3 टूटे बर्तन, और इसको हमने सॉल्व करा तो 15 केसेस, वो 12 केसेस बनते हैं, 12 केसेस। अब 12 केसेस सर इस तरीके से जो मैंने कैंसिल करा हुआ, ये करना नहीं था सर, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे थे कि कौन मतलब कि पहली लड़की से 3 टूटे, फिर दूसरी से नहीं टूटे, फिर अगली से नहीं टूटे, फिर आखिरी वाले से टूटे, इस तरह सर ने बना रहे थे। लेकिन ये उस पेपर में नहीं करना, इसे एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे थे। लेकिन वही बात है, दरवी के सैंपल स्पेस निकाला और जो कंडीशन हमें दी उसमें उसके लिहाज से कम्बिनेशन लगाया कि 3 बर्तन एक लड़की से टूटे और बाकी ओवरऑल 4 लड़के थी और 4 में से चारों में से 3 टूटे, तो जिसकी वजह से कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा। आगे आ जाऊँ, पेज आगे करूँ। हाँ, ये रहा, ये मैंने ज़्यादा आगे आ गया, थोड़ा ऊपर जाओ एक पेज। एक पेज ऊपर आ जाओ। हाँ, ये रहा, यही पेज है। हाँ, तो देखो इस पेज में ना, उस वाले में मैंने कैंसिल इसलिए करा था कि कहीं मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन इधर
ये चीज़ 12 केस किस तरह से, देखो पहली लड़की से 3 टूटे, ये बात तो पता ही सवाल में बताई है, तो इसलिए पहली हमेशा ना पहली वाले में 3 ABC लिखे हैं, मतलब जितने बर्तन थे उनको हमने ABCD कर दिया, और जो डैश लगे हुए हैं ये हर डैश एक लड़की को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट गर्ल है, मतलब जो सबसे छोटी है, उससे 3 टूटे हैं, तो इस वजह से सारे हमने लाइन से पहले वाले में लगा दिया, और बाकी कभी एक चौथी से टूटा, कभी किससे टूटा, इस तरीके से 12 केसेस बनते हैं, तो उनको हमने लिख के भी दिखा दिया। अगर पेपर में मतलब फिर लिखना होगा कि क्योंकि सर ने कराए, तो ये सवाल यहाँ तक ही है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे डेरिवेशन है नेगेटिव बायनोमियल की। हाँ, ये नेगेटिव बायनोमियल की भी डेफिनेशन है, ये नहीं करनी हमने, हम सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी, क्योंकि डेरिवेशन यार रट्टा ही है, और वो इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं कि कोई भी डेरिवेशन याद करें। हम लोग न्यूमेरिकल ही अटैम्प्ट करेंगे, 10 में से 5 न्यूमेरिकल। एक पेज आगे बढ़ाओ, ये डेरिवेशन ही है, ये भी, ये न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, मैच वर्क प्रॉब्लम। इसमें क्या हुआ है, देखो सवाल मैं सबसे पहले बताता हूँ सवाल क्या पूछा गया। सवाल ये पूछा गया कि हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है जिसके अंदर एक मैच बॉक्स एम्प्टी है, और वो जो मैच बॉक्स है, और उसके बाद बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी जो है लेफ्ट पॉकेट की वो P है और राइट की 1 - P है। सवाल में ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेफ्ट पॉकेट इज P एंड राइट पॉकेट सिलेक्टेड इज 1 - P। अभी जो पिक्चर बनी है इसको ज़रा सा जूम करो तो तुम लोग को शायद क्लियर हो जाए पिक्चर। हाँ, ठीक है, सही। देखो अब सही है, इतना जूम सही है। देखो अब देखो, लेफ्ट पॉकेट की ऊपर सवाल में दी हुई थी प्रोबेबिलिटी P, राइट पॉकेट की दी हुई थी 1 - P, तो वही चीज़ हमने एक डायग्राम के जरिए बताई। ठीक है, और सक्सेस हमारा क्या है N, और फेलियर क्या N-R। ये N-R क्यों है, जब हम आगे डेरिवेशन की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, लेकिन ये हमारा सक्सेस और फेलियर है, जैसे हर एक का होता है सवाल में कि सक्सेस और फेलियर। अब सवाल की देखो, थोड़ा जूम करो, डेरिवेशन जो लिखी आगे वर्डिंग में बताता हूँ क्या बताया जा रहा है। ये थोड़ा सही करो, ज़्यादा जूम, हाँ आप सही है, सही। देखो इसमें लिखा हुआ है सपोज नंबर ऑफ मैच स्टिक इन ईच मैच बॉक्स इज N। दोनों मैच बॉक्स में N हमारी मैच स्टिक हैं। ठीक है, उसके बाद लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिमेनिंग इन द लेफ्ट पॉकेट इज फाउंड टू बी 0। जो लेफ्ट पॉकेट है उसके अंदर मैच स्टिक नहीं मिली हमें। जो बंदा था वो सिगरेट पीने वाला था, उसने सिगरेट पीने के लिए निकाली तो उस पर से ख़त्म हो गई थी। तो अब वो ख़त्म कब हुई थी, वो ख़त्म हुई थी N+1 ट्रायल पे। अब ये N+1 ट्रायल एक ऐसी वैल्यू जो कि हमने सपोज की है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक N+1 ट्रायल है हमारा। इधर डायग्राम के कॉर्नर पे लिखा हुआ है N+1। हाँ, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरा, सही। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इधर ये लिखा हुआ है डायग्राम के बाहर कि N+1 ट्रायल। तो इसमें है ये केस कि हमने सबसे पहले सपोज करा कि हमारे पास जितने भी दो मैच बॉक्स हैं उनके अंदर माचिस जो है वो कितनी है, N है। हमने सपोज करा, एक वेरिएबल सपोज करा। उसके बाद हमने बोला कि जो लेफ़्ट वाला है वो एक वक्त आएगा कि वो खाली हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा है वो लेफ़्ट वाला इस्तेमाल कर रहा था, तो वो कब खाली होगा, वो N+1 पे होगा, N+1 ट्रायल पे। क्यों, मतलब देखो N हमारी टोटल मैच स्टेक है, जब उससे ज़्यादा एक ट्रायल होगा तो वो खाली होगा ना, तो इस वजह से N+1 ट्रायल है। उसके बाद बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मैच स्टेक रिमेनिंग इन द राइट पॉकेट इज R। दूसरी बार कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, पता नहीं क्या मसला है। तो
अब दूसरी बात मैं बोला था कि जो उसकी राइट पॉकेट है उसके अंदर मैच स्टिक होंगी कितनी, आर। कहाँ पर, n+1 ट्रायल पे। वही ट्रायल पे मतलब एक ट्रायल उसने लेफ्ट के लिए लिया, वहाँ 0 फाउंड हो गई, और दूसरा ट्रायल उसने राइट के लिए लिया तो वहाँ पर आर फाइंड हो गई। उसके बाद हमने एक लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल ट्रायल्स कितने हुए। तुम नीचे आ गए थोड़ा है, ऊपर आओ, ऊपर वर्डिंग में बता रहा था, ऊपर ऊपर 43 पेज पे, 43 या 42। अच्छा अच्छा। हाँ यही यही है यही। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है हमारे। टोटल ट्रायल कैसे हैं? देखो हमारे मैच स्टिक दोनों मैच बॉक्स में एन थी, ठीक है। तो हमने हमारा टोटल ट्रायल किसने लिखा, n+n-r। n-r क्योंकि दूसरे वाले में r बाकी रह गई थी, मतलब पहले वाले से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे 2n-r आ गई। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी हैविंग लेफ्ट पॉकेट एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव बाइनोमियल। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव बाइनोमियल लगाना है। नेगेटिव बाइनोमियल एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हमें तब काम आता है जब हमें पता नहीं होता कि कौन से ट्रायल पर हमारा सक्सेस है या फेलियर आएगा। तो नेगेटिव बाइनोमियल का फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है। वो फॉर्मूला ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, बी के ऊपर स्टार और फिर एक्स कॉमा आर कॉमा पी, और उसके आगे एक पल में जो पूरा लिखा हुआ है पूरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में जो एक्स है और आर है प्रोबेबिलिटी, देखो ये फॉर्मूला एक तरीके से मेमोराइज ही करना है। अब लेकिन इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बताता हूँ कैसे हैं। देखो इसके अंदर जो वैल्यू है, हमने x की वैल्यू वो रखी, x बेसिकली हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, मतलब n कभी इसको कह दिया जाता है। तो हमारे क्या होगा, n+1 हमारा ट्रायल था एक, और एक n-r हो गया था जहाँ पर हमारा वो बच गया था। तो x = n+1 + n-r, ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, सबसे टॉप पे, पेज के टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू इस तरीके से, फिर r की वैल्यू क्या है, r वो चीज़ थी जो कि हमारे दूसरे मैच बॉक्स में एम्प्टी मतलब राइट वाले में बाकी बची थी जब लेफ्ट वाला हमारा खाली हो गया था। तो वो कौन से ट्रायल पे थी, n+1 ट्रायल पे थी, तो r की वैल्यू हमारी n+1 है। तो हमने क्या रखा, फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू पुट करी, r की वैल्यू पुट करी, सही। और q की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 1 - p, क्योंकि भाई q फेलियर है और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 - p करेंगे तो वो q आ जाता है। तो हमने सिंप्लीफाई करा है बराबर, ठीक है। और बाकी जो ऊपर हमारा n+1 और प्लस r माइनस वो n-r था, इसको जब हमने ब्रैकेट हटाया तो n2 हो गया, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2n-r आ गया। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बना है, इसको आगे सोल्व नहीं करना। आगे फिर हमने एक और बात लिखनी है। अब हमने ये बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द मोमेंट व्हेन फर्स्ट बॉक्स इज फाउंड एम्प्टी। अभी हमने नॉर्मली निकाली थी, अब हम ये बोलेंगे वो उस वक्त की निकालो प्रोबेबिलिटी जब हमारा लेफ्ट बॉक्स एम्प्टी था। तो उसके लिए हमारा क्या हो गया, उसके लिए हमारा ये हो गया कि जो हमने पिछले पेज पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखे थे वो हमारे थे 2n-r, वो इधर x हो जाएंगे। इधर सिर्फ x की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी फॉर्मूला वही है। तुम लोगों ने x और r की वैल्यू चेंज कर देनी है अगले, मतलब जब तुम ये लिखोगे कि हम अब फाइंड कर रहे हैं जब हमारा लेफ्ट मैच बॉक्स एम्प्टी है, तो चेंज क्या आएगा, सिर्फ x और r की वैल्यू। ऊपर देखो टॉप पेज पे उस वाले की लिखी थी, इधर लिखी हुई है कि 2n-r और a, ये वैल्यू पुट करी तुमने, सिंप्लीफाई करा, कोई अभी कम्बिनेशन नहीं लगा, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। उसके बाद अगले पेज पर आओ। अगले पेज पे क्या करा हमने, हाँ इस पेज पे ये हुआ है कि देखो अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो हमारे मैच बॉक्स 2 हैं, तो इसलिए हमने क्या करा, जो हमारी एंड में प्रोबेबिलिटी आई थी, जो भी मतलब फॉर्मूला बना था उसको हम उसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करा दिया। इसलिए करा दिया क्योंकि मैच बॉक्स हमारे 2 हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए होगी, तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। अब वो जो हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई बेसिस जो होंगी वो अगर सेम होंगी तो पावर ऐड होंगी, तो 1/2 जो है इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी, -1, सही है। या 2 की पावर -1 नहीं करी, इधर इधर जो 2 के ऊपर जितने भी फंक्शन है, मतलब 2n-r है, इसकी पावर सबकी पावर चेंज हो गई, और जो 2 है वो जो मल्टीप्लाई होता है वो इधर ऐड हो गया। तो ये हमारा आंसर है, मतलब बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, वर्डिंग भी इजी है कि हमने शुरू में सपोज करा। अब ऊपर से तुम रिकॉल एक बार कर लेते ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए।
देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, सपोज करा कि मैच बॉक्स जितने भी हैं हमारे उनके अंदर एन स्टेक है। मैच बॉक्स बेसिकली हमारे पास 2 हैं, उनके अंदर मैच स्टेक जो है वो एन है दोनों मैच बॉक्स में। उसके बाद हमने बोला कि जो हमारा लेफ्ट मैच बॉक्स है वो खाली हमें मिला कब, n+1 ट्रायल पे, क्योंकि उसके अंदर n थी, जब हम उससे ज़्यादा गए तो हमारा वो खाली मिला। लेकिन उसी वक्त हमने जब दूसरे मैच बॉक्स को यूज़ करा तो उसके अंदर r मौजूद थी स्टिक n+1 ट्रायल पे। तो हमने बोला टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे क्या हो गए, एक n हो गया और एक n-r हो गया। ये जो चीज़ है ये तुम्हें लोगों को याद रखनी है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकाल, हमने लिखना है कि हाँ नाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द नेगेटिव बाइनोमियल। शुरू में हमने सिंपल जो हम कॉन्सेप्ट था वो बताया कि भाई हमारे पास टोटल मैच बॉक्स 2 हैं, दोनों के अंदर बराबर n स्टिक थी, एक लेफ्ट वाला खाली मिला, खाली कब मिला, n+1 ट्रायल पे मिला। और फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्या थे, और उस टाइम दूसरे वाले में r थी। ये बिल्कुल सिंपल बात। ये नेगेटिव बाइनोमियल का फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, और बस इधर वैल्यू याद रखनी, x की पुट करोगे, r की पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तुम्हारी एक इक्वेशन सी बन जाएगी। नीचे आओगे, नीचे लिखोगे नाउ वी फाइंड द फॉर्मूला या प्रोबेबिलिटी फॉर व्हेन लेफ्ट मैच बॉक्स फाउंड एम्प्टी। सही है, ये लिखोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, सिर्फ x और r की वैल्यू चेंज कर दोगे और एक नई तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। और फिर एंड में तुमने उन दोनों इक्वेशन को ऐड करा देना है। क्यों? क्योंकि बोलना है कि एक लेफ्ट एक राइट दोनों की प्रोबेबिलिटी हम ऐड करके निकालेंगे, जो आखिरी पेज पे हुआ है। ठीक है, आगे सही है, यहाँ तक है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव बाइनोमियल की हेडिंग से ऊपर तक है ना, यहाँ तक है बस ये। ठीक है, अब हमारी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। जितने सवाल कराएं उतने कर लो, तकरीबन 5 से 6 बन रहे हैं। और ये एक डेरिवेशन कर लो मैच बॉक्स वाली, और बाकी पीछे 4 सवाल कराएं, कितने कराएं तो 5 सवाल इनफ हैं। ये फिजिकल का काम ही है। अब बाकी कोई पास पेपर का सोल्यूशन आता है, जो भी आता है वो मैं भेजूंगा तुम लोग को, लेकिन अभी इनकी प्रैक्टिस करो, इनका रट्टा लगाओ। इस डेरिवेशन को सबसे पहले कर लो, फिर बाकी जो ईजी वाले सवाल हैं, क्लोजेस्ट वाले करें, वो डिशेस वाला कराएं, और जितने करें हमने, और क्या कहते हैं डेफिनेशंस कर लो, तो इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। सही है, ओके भाई। ओके, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, वो इनफ है ये। ओके भाई, मीटिंग एंड करें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अल्लाह हाफिज़।